हेलो बच्चों, हमने टीसीएस का चैप्टर टीडीएस वाला चैप्टर कर रहे थे जिसमें मैंने आपको कल टीसीएस शुरू करवाया था, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है ना। अब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में क्या है बच्चों, सेक्शन 206C है। इसमें मैंने आपको बताया था कि वाई टीसीएस, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ बायर, सेलर अंडर टीसीएस। यही बताया था ना कि बायर कौन से होते हैं, सेलर कौन से होते हैं, स्पेसिफाइड गुड्स अंडर टीसीएस क्या रेट्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ टीसीएस इन 20 फॉर्म डी 7D फॉर्म, एग्जेम्पशंस अंडर टीसीएस, लोअर रेट ऑफ टीसीएस, ये हम आज करेंगे। लोअर रेट ऑफ टीसीएस में क्या है बच्चों कि यदि कोई भी बायर, ठीक है, कोई किसी भी व्यक्ति को, कोई भी बायर है जिसको ये लगता है कि मेरे को टीसीएस कम रेट पर पे करना है, ठीक है, मेरा टीसीएस इतना नहीं बनता, और अगर मैंने सेलर को इन्फॉर्म नहीं किया तो वो फुल रेट पर मेरा टीसीएस डिडक्ट कर लेगा। तो ऐसे केस में बायर क्या करता है, बायर क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा असेसिंग ऑफिसर को, फॉर्म नंबर 13 में एक एप्लीकेशन फॉर्म देगा, ठीक है। और अगर असेसिंग ऑफिसर कन्विंस्ड हो जाता है कि टोटल इनकम ऑफ बायर जो है वो कम है, ठीक है, तो उसका जो रेट है वो कम, टैक्सेशन रेट कम बनता है, तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर उस बायर को एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा जिसमें ये लिखा होगा कि ये इस पर्टिकुलर असेसी के लिए जो टीसीएस है कम रेट पर कलेक्ट किया जाए, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि वो जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट से इफेक्टिव होगा, दैट वुड बी, ठीक है, इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कब तक इफेक्टिव होगा, टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज इशूड। क्लियर। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकता है, इन केस बाद में असेसिंग ऑफिसर को ये फील होता है या कहीं किसी इंफॉर्मेशन से ये पता चलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन बायर ने फर्निश की थी फॉर द लो रेट्स ऑफ टीसीएस वो इंफॉर्मेशन सही नहीं थी, तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर अगर चाहे तो उस जो भी लोअर रेट ऑफ टीसीएस का सर्टिफिकेट जो उसने इशू किया था उसको कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ टीसीएस टू गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था, अब सेलर ने बायर से टीसीएस कलेक्ट कर लिया, करने के बाद अब उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो टीसीएस उसने बायर के बिहाफ पर कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को सबमिट कराए, ठीक है। अब गवर्नमेंट को सबमिट तो उसने कराना है, कब कराना है, विद इन 1 week ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द टैक्स इज कलेक्टेड, कि मीन्स जिस महीने टैक्स कलेक्ट किया उस मंथ, वो मंथ कंप्लीट हो गया, उसके विद इन 1 month, मान लो कि उसने पेमेंट किया है, सेलर ने सेल किया और बायर ने जो टैक्स पे किया, सेलर ने कलेक्ट किया, वो किया 15th ऑफ मई को, तो मई मंथ ओवर हो गया, तो नेक्स्ट मंथ कौन सा हो गया, जून, तो उसके 1 week यानी कि 7th ऑफ जून would be the last day to submit। आई बात समझ। आगे देखो, the payment is made accompanied by challan 281 and if the tax is collected on behalf of the government then the amount should be deposited on the same day of the collection। क्लियर। तो जो भी पेमेंट होगी उसके साथ चलान लगेगा 281 में। दूसरी बात, अगर पेमेंट गवर्नमेंट के बिहाफ पर कलेक्ट की जा रही है तो ऐसे केस में जो भी अमाउंट है वो सेम डे ऑफ कलेक्शन, जिस दिन कलेक्ट किया उसी दिन उसको डिपॉजिट कराना है, ठीक है। किसको कराना है, सेलर को कराना है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, सेक्शन 206C(7) कि अगर जो पर्सन है, ठीक है, वो जो टीसीएस की पेमेंट, जो सेलर है, जो कलेक्टर है, वो टीसीएस की पेमेंट गवर्नमेंट को लेट करता है, तो वो लेट डिपॉजिट करा रहा है अगर बायर के बिहाफ पे, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट कितना होगा, 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। मैंने आपको पहले भी बताया था, whenever it is written in the question or wherever it is written or part, it means जो डेज होंगे मंथ से ऊपर के, ऑल डेज विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। सो 1 month पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ के रेट पर जो है उस कलेक्टर को इंटरेस्ट पे
करना होगा। नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ टीसीएस रिटर्न्स। अब जो टीसीएस की रिटर्न्स है उसके फाइल करने के उसके क्या क्या प्रोविजंस है, तो टीसीएस रिटर्न्स जो है दैट नीड्स टू बी फाइल्ड क्वार्टरली इन एडिशन टू द एनुअल रिटर्न्स। एनुअल रिटर्न्स तो होंगी ही होंगी, उसके साथ साथ क्वार्टरली रिटर्न्स भी टीसीएस की जानी जरूरी है। क्वार्टरली रिटर्न्स जो भी फिल की जाएंगी वो कलेक्टर कौन से फॉर्म में फिल करता है, दैट नीड्स टू बी फिल्ड इन द फॉर्म नंबर 27EQ। ठीक है, एनुअल रिटर्न्स आर टू बी फिल्ड in form number 27E on or before 30th June of the following financial year। ठीक है, एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में जाएगी, 27E में जाएगी, क्वार्टरली रिटर्न जाएगी 27EQ में जाएगी, टीसीएस का सर्टिफिकेट 27D में होगा। ठीक है, अब बात ये है, देखो क्या क्या डेट्स बनती हैं। क्वार्टर देखो, अब पहली बात तो हमारे क्वार्टर्स बनते हैं। फर्स्ट क्वार्टर हमारा अप्रैल से स्टार्ट होगा, जून तक जाएगा। नेक्स्ट क्वार्टर जुलाई से स्टार्ट होगा तो सितंबर तक। The further is अक्टूबर टू दिसंबर एंड जन टू मार्च। ये तो 4 क्वार्टर हो गए। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या होती है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा फिर से बताती हूँ। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या होगी बच्चों, जिस भी महीने टैक्स कलेक्ट किया कलेक्टर ने कलेक्टी से, ठीक है, जिस क्वार्टर का, सॉरी, तो जैसे ही क्वार्टर कंप्लीट होगा विद इन 15 डेज ऑफ द next month, within 15 days of the following month where the quarter ends। जैसे कि देखो यहाँ पर क्वार्टर कब खत्म हो रहा है, जून में, तो नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, जुलाई। ठीक है, और 15th डेट 15 डेज है तो 15। यहाँ सितंबर में क्वार्टर एंड हो रहा है तो ड्यू डेट कब होगी, नेक्स्ट मंथ हो गया अक्टूबर और डेट हो गई 15। दिसंबर में क्वार्टर खत्म हुआ तो नेक्स्ट मंथ कौन सा हो गया, जनवरी, और ड्यू डेट क्या होगी 15। ये चीज आई समझ। यहाँ पर क्वार्टर एंड नहीं हो रहा बच्चों, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो लास्ट डेट क्या बनेगी, मई 15। यहाँ एक्स्ट्रा है। क्लियर। अब बात ये आती है कि ये तो 15 दिन में उसने अपनी रिटर्न फाइल करी। रिटर्न फाइल करने के आगे के 15 दिन में उसको आगे टीसीएस सर्टिफिकेट देना है। किसको देना है, कलेक्टर को देना है, कलेक्टी को देगा, वो कलेक्टर देगा कलेक्टी को। ठीक है, आई रिपीट, क्वार्टर एंड होगा, जैसे ही क्वार्टर एंड हुआ नेक्स्ट मंथ के 15th को वो रिटर्न सबमिट करेगा। जिस दिन रिटर्न सबमिट की उसके नेक्स्ट 15 डेज तक वो क्या करेगा, कलेक्टी को टीसीएस का सर्टिफिकेट देगा। आई बात समझ। तो देखो जून में क्वार्टर एंड हुआ तो जुलाई 15 क्या बनी, ड्यू डेट बनी। जुलाई 15 ड्यू डेट बनी तो 15 डेज और प्लस कर दिए तो 30 जुलाई। आई बात समझ। तो यहाँ जिस भी दिन रिटर्न सबमिट होती है उसमें उसके 15 डेज के अंदर उसको टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है कलेक्टी को। ठीक है, तो अब देखो जुलाई 15 से क्या बनेगा, 30 जुलाई। 15 अक्टूबर को अगर रिटर्न फाइल कर रहा है तो टीसीएस सर्टिफिकेट कब देगा, 30 अक्टूबर को देगा। 15 जनवरी को अगर रिटर्न फाइल हो रही है तो ड्यू डेट ऑफ टीसीएस सर्टिफिकेट क्या बनेगी, 30 जन बनेगी। और इन द सेम मैनर अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीसीएस रिटर्न इज मई 15 तो ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ टीसीएस सर्टिफिकेट क्या हो जाएंगे, 15 डेज प्लस हो जाएंगे एंड इट वुड कम टू 30 मई। क्लियर। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स कलेक्टर। जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है पर्सन, जो भी कलेक्टर है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। तो बच्चों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। मैंने आपको ये चीज पहले भी बता चुकी है। उसने क्या करना है, जो भी पर्सन टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसके पास टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर होना जरूरी है। और जब उसके पास ये नंबर है तो उसके बाद ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी रिटर्न्स, जो भी सर्टिफिकेट्स, जो भी चलान्स फाइल करता है उन सब में वो अपना टीसीएस नंबर जो है वो कोट करे, वो हर जगह पर अपना नंबर लिखे। उसके बाद उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टाइमली जितनी भी क्वार्टरली रिटर्न उसको फॉर्म नंबर 27EQ में फाइल करनी है, टाइमली फाइल करे। अब वो टाइम क्या है, फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। जिस दिन क्वार्टर एंड होगा उसके 15 डेज के अंदर अंदर वो रिटर्न को फाइल करे। क्लियर। अब वो लास्ट क्वार्टर की डेट क्या है, 15th में है, ये हमें पता ही है। और इन केस पर्सन फेल्स टू फाइल टीसीएस रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रिगार्ड, देन ही शैल बी लायबल टू पे बाय वे ऑफ फी अ सम ऑफ ₹200 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूअस and the amount of the late fees shall not exceed the amount of TCS। कि यदि
जो कलेक्टर है वो टीसीएस की रिटर्न टाइम से सबमिट नहीं कराता, ठीक है, तो ऐसे केस में उसको क्या है, उसको लाइबिलिटी उसके ऊपर इम्पोज की जाएगी और वो लाइबिलिटी क्या है 200 रुपीज पर डे की, ठीक है। और 200 रुपीज पर डे को आप कंपेयर करते हो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टीसीएस विच एवर इज लेस, जितना भी अमाउंट होगा उसकी वो लाइबिलिटी बनेगी। फिफ्थ पॉइंट देखो, इन केस ऑफ फेलियर टू फाइल और फाइलिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ टीसीएस, यदि वो टीसीएस की स्टेटमेंट फाइल नहीं करता या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइल करता है तो ऐसे केस में उसके ऊपर बच्चों कितनी पेनल्टी इंपोज की जाएगी, दैट वुड कम टू ₹10,000 सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 lakh कैन बी इंपोज्ड अंडर सेक्शन 27 IH। इफ अ पर्सन फेल्स टू पे to the credit of the central government of the tax collected by him, then as per section 276BB, he shall be punishable with rigorous imprisonment for a period of not less than 3 months, but which may extend to 7 years with fine। ये तो देखो कलेक्शन की बात थी, ठीक है, रिटर्न सबमिट करने की बात थी, लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट 6 पॉइंट में लिखा है बच्चों, यहाँ पर ये लिखा है कि अगर उसने टैक्स तो कलेक्ट कर लिया कलेक्टर ने कलेक्टी से, लेकिन उसने आगे वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया, तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी होगी, तो बच्चों उसके ऊपर जो फाइन है वो तो है ही है, उसके अलावा 3 मंथ से लेके 7 years तक की उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। क्लियर। द नेक्स्ट इज टीडीएस और टीसीएस का डिफरेंस। ये पॉइंट मैं आपको बिल्कुल जब मैंने कल ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि टीडीएस क्या था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो टैक्स कौन डिडक्ट कर रहा है, पेयर डिडक्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू द पे डिडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो भी पर्सन पेमेंट कर रहा है वो टैक्स को डिडक्ट करेगा और आगे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा, ठीक है। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, और नॉर्मली ये देखो जो टैक्स इज डिडक्टेड जो होता है, टैक्स डिडक्टेड इज नॉर्मली ऑन एक्सपेंस और नॉट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो होता है बच्चों ये कब होता है, इट इज अफेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द बायर, और किस वक्त होता है, एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ द बायर और एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ द अमाउंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर। और अब इसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड गुड्स होती हैं, स्पेसिफाइड रेट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है और स्पेसिफाइड पर्संस है और स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स हैं। यही सारा पढ़ा था हमने। सो दैट्स ऑल फॉर टीसीएस। थैंक यू।